सा रिव्यू कर लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने से रह गया बोर्ड के लिए। तो मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी जो कि पेपर में आया हुआ है। 3 नंबर के करीब का चैप्टर आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है, लेकिन फिर भी 3 नंबर भी बहुत होते हैं, आसान चैप्टर है। तो आप जरूर ध्यान से देख लीजिए कि आपका कोई पॉइंट रहा तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना है रेडियस का। यहाँ पे जो ए है वो मास नंबर है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में ऐसा आया हुआ है कि न्यूक्लियस की रेडियस मास नंबर से कैसे रिलेट करती है या इनके बीच में रिलेशन लिखिए। तो ये वाला फॉर्मूला लिखने के लिए भी कई बार आया हुआ है। दूसरा, इसके ऊपर 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको रेडियस का रेशो दे दिया न्यूक्लियाई की, 2 न्यूक्लियाई हैं और आपको R1/R2 दे रखा है और आपसे A1/A2 को पूछा गया है, या फिर मास नंबर का रेशो दे दिया गया है और आपसे उनकी रेडाई के रेशो की बात कर रखी है। तो इन क्वेश्चन को देख लें। ये वाला शॉर्ट नोट पेपर में 2-3 बार आया हुआ है कि शो करिए न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर ए पर डिपेंड नहीं करती, जिसे आप डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से प्रूफ करके दिखाते हैं। दूसरा, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स में ही 1 साल में आया है, आइसोटॉप्स और आइसोबार में डिफरेंस लिखना था आपको। तो ऐसे न्यूक्लियाइड जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें आइसोटॉप बोलते हैं। और जिनके अंदर मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोबार्स बोलते हैं। आप इनका एक एक एग्जाम्पल भी कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं अपने लेवल पे आपको बताना चाहूंगी, कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, घबरा जाते हैं। आइसोटॉप और एटॉमिक यानी कहीं ना कहीं ये मिलता हुआ लग रहा है। तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस ये एक हिंट था आपके दिमाग में डालने के लिए। और तो जब आपको आइसोटॉप में एटॉमिक आप रिलेट कर लेंगे, हिंट क्रिएट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आइसोबार पता चल जाएगा कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट था और मास नंबर सेम था। तो ये भी हो जाएगा। हल्का सा क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में 2-3 बार पूछा गया है कि न्यूक्लियस का साइज एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसमें सिर्फ इतना लिखना है, बाय यूजिंग द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इतनी चीज इसमें देनी है। 1 या 2 नंबर के सारे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और आप चाहते ही हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला या इम्पैक्ट पैरामीटर का आपको याद है तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर प्रोसेस फिजन और फ्यूजन की डेफिनेशन, लेकिन एक एक एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल जरूर देना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं एक दूसरा टॉपिक क्यू वैल्यू भी 1-2 बार पेपर में आया हुआ है। जब ये न्यूक्लियर प्रोसेस परफॉर्म होते हैं तो इनमें मास डिफेक्ट मिलता है। इस मास के डिफेक्ट को आइंस्टाइन की इक्वेशन इक्वल्स टू mc² से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को, जिसमें हम मास के डिफरेंस को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्यू वैल्यू बोला जाता है। तो ये छोटा सा एक थ्योरी का पोर्शन है और यही थ्योरी इसके अंदर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन भी पढ़ना जरूर है। दूसरे आ जाइए भाई, मास डिफेक्ट जरूर रेडी करना है, आपको पेपर में पूछा गया है। और बाइंडिंग एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें वो हैं जो रिसेंटली 8-9-10 साल में इस चैप्टर से पूछी गई हैं। बाइंडिंग एनर्जी का कर्व 3-4-5 बार बनाने को आया है, ये मैंने जानबूझ के लिख दिया है कि इस तरीके से लिखा होता है। 30 से लेकर 170 ये मास नंबर के लिए लिखा हुआ है कि आप उसे कवर कर दें, इतना मास नंबर कवर हो रहा हो आपके ग्राफ में। कभी कभी ऐसे लिखा आ जाता है। तो ये बता दूं, ये जो 2 लिखा है ये बाइंडिंग एनर्जी के लिए लिखा है कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू तो 2 से स्टार्ट हो रही है जो आप ग्राफ बनाए, और आपका जो मास नंबर है वो कहाँ तक जा रहा हो 170। तो ये बस एक था, आपको कभी कभी आप घबरा जाते हो अरे ये क्या आ गया, क्योंकि आपने सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कर्व के नाम से रेडी करा था। लेकिन इस तरीके से वैल्यूज लिखी आ जाती हैं तो घबराना नहीं है, आपको इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना है। उसमें वो वाला पोर्शन जरूर मेंशन कर दे कहाँ पे फिजन परफॉर्म हो रहा है, पर कहाँ पर न्यूक्लियस में फिजन हो रहा है या कहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, और कौन सा वो वाला पार्ट जो कि मिडिल वाली रेंज थी, जो कि मोस्ट स्टेबल थी उस ग्राफ में। इन 3 चीजों को जरूर शो कर दें। नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कई बार बच्चों को बताया है कि ये ग्राफ है हमारा। यहाँ पर आता है पोटेंशियल एनर्जी जिसकी यूनिट होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर आ जाएगा सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस, इसकी यूनिट होती है फेम्टोमीटर। और ये इस तरीके से ग्राफ आएगा हमारा। इस ग्राफ में मैंने बच्चों को सब कुछ मेंशन करवा रखा है और कई बार इस ग्राफ में यही लिखा आएगा कि वो वाला पोर्शन शो करिए जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर फिजन कहाँ पर फोर्सेज का नेचर एट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। तो मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर दूं जिनको नहीं पता है, इधर हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी और इस हिस्से में ये जो नीचे वाला है इसमें निगेटिव आएगी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज रिपल्सिव नेचर के है। यहाँ पे कैसा नेचर बताया मैंने, इस हिस्से में रिपल्सिव।
और जहाँ पर हमारी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे कैसा नेचर हो जाता है, एट्रैक्टिव। तो ये जो मैंने एट्रैक्टिव, रिपल्सिव, पॉजिटिव, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात कही है, ये अक्सर पेपर में अटैच होकर आया है कि इन रीजन को शो कीजिए, तो ये मत भूलना। इसी ग्राफ के बेसिस पे दो प्रॉपर्टी लिखने के लिए आ जाती है न्यूक्लियर फोर्स की, जैसे कि वो शॉर्ट रेंज फोर्स हो गए या फिर और स्ट्रॉन्ग और एट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को बता रखे हैं, फिजन और फ्यूजन के न्यूमेरिकल्स हैं, करवा भी रखे हैं कॉपी में, तो इन पे ज़रूर आपको ध्यान देना है। थैंक यू।